दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ETC एजुकेशनल ग्रुप में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दोस्तों, ब्रिटिश इंडिया के दौरान अर्थात आज़ादी के पहले जब भारत में ब्रिटिशर्स का शासन था, तो ब्रिटिशर्स ने भारत में शासन का संचालन करने के लिए कई कानूनों का निर्माण किया। उन कानूनों में एक महत्वपूर्ण कानून है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण कानून हैं, जैसे पिट्स इंडिया एक्ट, 1909 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम इत्यादि। इन सभी अधिनियमों से एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम्स हो। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो दोस्तों, इन सभी अधिनियमों पर हम एक एक करके आपको बताएंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें इनकी, और वर्तमान के इस लेक्चर में हम आपको बताने जा रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको इनसे संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम के ETC एजुकेशनल ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप सभी प्रकार के प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं और आपको उस ग्रुप में हमारे पुराने वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों के कारण बंगाल के कुप्रशासन से उपजी परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए एवं कंपनी के हाथों से राजनीतिक शक्ति छीनने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने की ज़रूरत ब्रिटिश संसद को महसूस हुई, जिस कारण ब्रिटिश संसद द्वारा 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में प्रत्यक्ष रूप से उठाया गया यह पहला कदम था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया पहला ऐसा कदम था जिसके अंतर्गत कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित किया गया। इससे पहले ब्रिटिश सरकार ने 1767 में केवल कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप करते हुए 40 लाख की वार्षिक आय में 10% अपना हिस्सा तय किया था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली और इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। इस एक्ट के द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इससे पहले बंगाल, मद्रास और बम्बई के गवर्नर एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी नहीं थे तथा वे सीधे अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थे। अब 500 पाउंड अंशधारियों के स्थान पर 1000 पाउंड अंशधारियों को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 24 सदस्य की गवर्निंग बॉडी को चुनने का अधिकार दिया गया। कंपनी के डायरेक्टर 24 सदस्य की गवर्निंग बॉडी से कहा गया कि वे अब से राजस्व, दीवानी एवं सैन्य प्रशासन के संबंध में किए गए सभी प्रकार के कार्यों से ब्रिटिश सरकार को अवगत कराएंगे। बंगाल में एक प्रशासक मंडल गठित किया गया, जिसमें गवर्नर जनरल तथा 4 पार्षद नियुक्त किए गए थे। पार्षद नागरिक तथा सैन्य प्रशासन से संबंधित थे। निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता था। इनकी नियुक्ति तथा हटाने का अधिकार ब्रिटिश सम्राट एवं कोर्ट ऑफ डायरेक्टरों को था। इस प्रशासक मंडल का पहला अध्यक्ष लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बना था। 4 पार्षद क्रमशः क्लाबरिंग, मांसल, वर्वेल एवं फिलिप फ्रांसिस थे। इस एक्ट के अंतर्गत 1774 में बंगाल में एक उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई।
इसमें मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एमपी थी। कंपनी के सभी कर्मचारी इसके अधीन कर दिए गए। न्यायिक विधियां इंग्लैंड के अनुसार ही थीं। कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल व उसकी परिषद को दे दिया गया, किंतु लागू करने से पूर्व भारत के सचिव की अनुमति लेना अनिवार्य था। इस समय तक कंपनी में भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच चुका था, अतः इस एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा दी गई एवं उनका वेतन बढ़ा दिया गया और किसी भी तरह के उपहार या रिश्वत लेने पर रोक लगा दी गई। इस एक्ट में वर्ष 1781 में कुछ संशोधन किए गए जो निम्नवत हैं। इस संशोधित एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट का नाम दिया गया। कलकत्ता स्थित उच्चतम न्यायालय के कार्यक्षेत्र को परिभाषित कर दिया गया। किसी भी स्थिति में राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था में कोई रुकावट नहीं डाली जाए। नए कानूनों को बनाते व लागू करते समय भारतीय समाज व धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान किया जाए। 1773 एक्ट के बाद भी कंपनी का शासन प्रबंधन ब्रिटिश सरकार के हाथों में नहीं आ सका, जिस कारण ब्रिटिश संसद द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया। तो दोस्तों, आपने देखा होगा या आपने अगर पुराने क्वेश्चन उठाए होंगे तो आपको पता चला होगा कि जी हाँ, यह एक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमने आपको और भी कई ऐसी बातें बताई हैं जो आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने की पूरी संभावनाएँ हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्द ही मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो की तरफ जो होगा पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। धन्यवाद।